नमस्कार, बहुत बहुत सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और थोड़ा सा आपको वेट कराया उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा सा आज की क्लास में जो हुआ कि ये थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन की वजह से मुझे लगा कि शायद क्लास जो है वो कैरेविल 1 यूट्यूब चैनल पे है, लेकिन ये क्लास थी कैरेविल रेलवे पर। तो उस वजह से थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन हुआ और मैंने 9 बजे तक वेट किया कि मेरे पास क्लास की आएगी। वो नहीं आई तो मुझे लगा कि शायद नेक्स्ट फ्राइडे से स्टार्ट कर रहे होंगे क्लास। तो उस वजह से फिर मैंने अपना जैसे कंप्यूटर बंद किया तो फिर मेरे पास मैसेज आया कि सर क्लास नहीं कर रहे आप। मैंने कहा भाई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर दोबारा से मैंने सारी क्लासेस स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब से जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा हम केवल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी आप सभी ने पढ़ चुके हैं, या तो मेरे से या आप अपने आप से किसी और टीचर से। अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने आसान आसान लिए हैं क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मुझे बच्चों ने सेंड किए हैं अलग अलग किसी बुक से, उन्होंने फोटो खींच के मेरे पास में भेजे हैं। कल की जो क्लास होगा करेगी सैटरडे की हर बार, उसमें थोड़े से हम अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल रखा करेंगे और फ्राइडे को थोड़ा सा आसान। ठीक है, तो अब हमें न्यूमेरिकल पे सारा काम करना है। थ्योरी आपने पढ़ लिया, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। इवन मैंने बहुत बार आपको यहाँ पर थ्योरी की कॉन्सेप्चुअल क्लास के बहुत सारी क्लासेस कराई हैं कैरेविल के अलग अलग चैनल पर। क्या वो कैरेविल वन चैनल हो, उससे बहुत सारी क्लासेज आपको पहले से ऑलरेडी मिल चुकी हैं। अब इसके ऊपर हम रेलवे पे काम करेंगे। तो सभी को मैं नमस्कार करता हूँ एक बार, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं। मनीष चौधरी पूछता है बढ़िया है भाई साहब, सोनू यादव दरभंगा वाले, गोलू ऑलराउंडर, योगी जी, मनीष चौधरी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा और फास्ट कैसे करेंगे वो चीजें भी हम क्लास के अंदर समझेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ते पढ़ते करना है। अब हमें पेपर के एग्जाम के मूड में आना है। इसने कहा है कि 3 प्रतिरोधक एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के रूप में साथ जुड़े हुए हैं। तो बेटा 3 रेजिस्टेंस है, ये एक ट्रायंगल के शेप में है, एक 60 ओम का, एक 40 का, एक 100 का है। कह रहा है कि द 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड टुगेदर एज साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी एज शोन इन द फिगर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो बिंदु ए और बी के बीच में सबसे पहले आप ये देखा करो कि किन 2 बिंदुओं के बीच की बात कर रहा है। कह रहा है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में आपसे पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो बेटा मुझे एक चीज बताओ, ये बिंदु ए और बी के बीच में एक तो आपको दिखाई दे रहा है 40 ओम का, मैं यहाँ पे से ए लिख लेता हूँ, इसे लिख लेता हूँ मैं बी। तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है मुझे 40 ओम का। और आप बड़े ध्यान समझें, ए और बी के बीच में 40 भी है और इस ए और बी के बीच में बेटा ये 60 और 100 भी तो हैं। और आपको पता है कि 60 जो करंट बेटा इस 60 ओम में जाएगी वही जाएगी 100 में भी, यानी कि 60 और 100 तो सीरीज में है। तो 60 और 100 अगर सीरीज में है तो इनका रिजल्टेंट कितना बनेगा, 100 और 60 का बन जाएगा 160। यानी कि अगर आप बड़े ध्यान समझें, एक्चुअल में जो पॉइंट ए और बी है, इस पॉइंट ए और बी के बीच में केवल 40 ओम नहीं है, ए और बी के बीच में 160 भी है। तो कह रहा है कि इनका तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो मुझे बताओ बेटा कि 40 और 60 तो पैरेलल में है, समानांतर क्रम में है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी क्लास में कि अगर तार कभी पैरेलल में जुड़े हुए हों, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हों, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा आएगा। यानी अगर ये 60 और 40 पैरेलल में है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो परिणामी प्रतिरोध आएगा, वो छोटे से भी छोटा आएगा। यानी कि मेरा आंसर जो है वो 40 ओम से भी कम का आना चाहिए। अब देखो 40 से बड़ा आंसर है, ये 40 से बड़ा है, ये 40 से बड़ा है, एक ही ऑप्शन 40 से कम का है, यानी कि यही मेरा आंसर है। तो पेपर में इसी क्वेश्चन को मैं किस तरीके से करूंगा, एग्जाम में मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा। अच्छा भाई, ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी के बीच में 40 है और 160 है, तो 40 और 160 हो गए पैरेलल में, तो पैरेलल में आंसर आता है छोटे से भी छोटा। तो 40 से छोटा कौन सा है, 32। अगले क्वेश्चन पे आ गए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसी को सोल्व करने बैठ जाएंगे। भाई अगर 2 तार पैरेलल में जुड़े हों तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये होता है ना फॉर्मूला। ये आपने ये वाला फॉर्मूला याद किया हो कि इनके तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इसी को अगर आप सोल्व करेंगे तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। चाहे इससे करके देख लो, आंसर यही आएगा। R1 की वैल्यू कितनी है 160, R2 की कितनी है 40, दोनों को जोड़ देंगे तो 160 और 40 कितना आ जाएगा 200। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो 2 से भाग करूंगा बेटा कितना आएगा, 16 दूनी 32 बन जाएगा। यानी सभी 32 ओम ही आएगा। लेकिन सोल्व करके क्वेश्चन नहीं करना, हमने ऑप्शन एलिमिनेशन भी अभी क्लास के अंदर ही सीखने हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बच्चा क्या कह रहा है हमारे से, हाँ
अभी बहुत सारे हर क्वेश्चन का मैं कुछ ना कुछ ऐसे आपको लॉजिक बताऊंगा। आपको ये बात पता है ना कि जैसे 40 और 60 है, जब इन्हें पैरेलल में जोड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध छोटे से भी छोटा आएगा। वो देख लो 32 आंसर आया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसने कहा है 4 कोइल ऑफ 2 ओम 3 ओम 5 ओम एंड 6 ओम, तो 2 ओम 3 ओम 5 ओम 6 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में रखी गई हैं और इन्हें 64 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो पहली कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। अब यहां पे बड़े ध्यान समझना, एक हमने ली है 2 ओम की, एक लिया हमने 3 ओम, एक लिया हमने 5 ओम और एक लिया बाबू हमने 6 ओम। तो ये मेरे पास में 2 ओम है, ये कितना है 3 ओम, ये 5 ओम है, ये हमने लिया 6 ओम। और कह रहा है कि इन्हें हमने जोड़ना है सीरीज में 64 वोल्ट की बैटरी के साथ में। ये बेटा हमने बैटरी ले ली, कितने वोल्ट की, 64 वोल्ट की बैटरी के साथ में। अब देखो पूछ क्या रहा है हमारे से कि हमने 64 वोल्ट की बैटरी ली है, अब बैटरी होगी तो यहां से करंट चलेगी। अब मेरे से कह रहा है कि जो पहले वाला है पोटेंशियल डिफरेंस बताना है मुझे, जो पहले वाली कोइल के सिरे पर कितना होगा। अब सब बच्चों को यहां बड़े ध्यान से बात को समझना है, जो मैं तरीका बताऊंगा उससे ध्यान समझेंगे। अपने अलग अलग तरीके से पढ़े होंगे बाकी जगह। भाई एक चीज देखो, आपको पता है कि ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई आर। अब ये सारे के सारे जुड़े हैं सीरीज में, तो बेटे इस बैटरी से जो भी करंट चलेगी वही करंट जाएगी इससे, वही करंट जाएगी इससे, वही इससे, वही इससे, वही से। तो सीरीज में करंट तो सेम रहती है, जो करंट 2 ओम में वही 3 में, वही 5 में, वही 6 में, तो करंट तो है सेम। यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके सिरे पर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके सिरे पर ज्यादा होगा। तो अगर तार सीरीज में जुड़े हुए हों तो जो रेजिस्टेंस का रेशो जो होता है ना, उसी रेशो में पोटेंशियल डिफरेंस, उसी रेशो में वोल्टेज भी बढ़ता है। तो रेजिस्टेंस का रेशो देख लो कितना है, एक 2 ओम है, एक 3 है, एक 5 और एक 6। तो जिस रेशो में रेजिस्टेंस होगा उसी रेशो में वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज का रेशो भी होगा 2 3 5 6, यानी टोटल वोल्टेज कितनी है 64। अब इस 64 वोल्टेज को आपको 2 3 5 6 के रेशो में बांटना है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 6 में बांटना है। अब मुझे मेरे से पूछ रहा है कि जो सबसे पहली वाली कोयल है उसके सिरे पर कितना वोल्टेज आएगी। अब मुझे बताओ टोटल वोल्टेज कितनी है बाबू, 64। तो टोटल वोल्टेज तो 64 है। पहले वाले का हिस्सा कितना है, आप कहेंगे सर पहले वाले का हिस्सा है 2, ये 2 हिस्सा कितने में से है, 6 5 11 3 14 2 16 में से। तो 16 से भाग कर दो, 16 चौका 64, तो 4 दूनी 8, 8 वोल्ट आ जाएगा। यानी पहले वाले के सिरे पर वोल्टेज कितनी होगी, 8 वोल्ट की। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, अगला अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसी क्वेश्चन में जो थर्ड कोइल है उसके सिरे पर कितना विभवांतर होगा, थर्ड कोइल के सिरे पर कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे। भाई मैंने आपसे क्या बोला कि जिस रेशियो में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 6। तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है सीरीज में उसी रेशियो में वोल्टेज बटेगी। यानी जो टोटल वोल्टेज है 64, ये 64 वोल्टेज को आपको 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 6 में बांटना है। तो पहले वाले के सिरे पर चेक करना था, तो टोटल वोल्टेज है 64 की, तो पहले वाले का सिरा हिस्सा कितना है 2, लेकिन कितने में से है 16 में से, तो 8 आ गया। तीसरे वाले का आप बताओ। अगर आप तीसरे वाले का बड़े ध्यान समझें तो आप कहेंगे सर टोटल तो था 64 वोल्ट, तीसरे वाले का हिस्सा कितना है 1 2 3, तीसरे वाले का हिस्सा है सर 5, लेकिन कितने में से 5 है, ये 6 5 11 3 14 2 16 में से। तो 16 चौका 64 और 5 चौक 20, यानी कि तीसरे वाले के सिरे पर जो वोल्टेज होगी वो 20 वोल्ट की होगी। तो अगर वो पेपर में फर्स्ट कोइल की जगह थर्ड कोइल लिख देता तो मेरा आंसर कितना बन जाता, 20 वोल्ट। बात को समझ में आ रही है सभी को, अरे हाँ या ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग खतरनाक हो चुके हैं, पेपर के लिए तैयार हो चुके हैं। अब केवल आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है, ऑप्शन एलिमिनेशन सिखाना है, स्पीड सिखानी है। अब ABCD नहीं सिखाई जा सकती, अब एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुका है। ठीक है, चलो अगले बात है, स्पीड से मामला खींचेंगे हम। देखो जितना स्पीड हम प्रैक्टिस में बनाएंगे, जो कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिस के समय लगाएंगे वही पेपर में भी होगा। तीसरे वाला करो। ये कह रहा है कि a 10 volt electric potential is applied by adding 4 5 ohm resistor in series order, each resistance has current। 4 5 ओम प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 10 वोल्ट विभव लगाया जाता है, प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। एक बच्चे ABCD मत लिखो, क्वेश्चन का नंबर भी लिखो। ये कौन बच्चा है जो हमें 2 एम्पियर बता रहा है, 2 एम्पियर वालों का सबका गलत है भाई। यहां पे देखो इतना भी स्पीड मत करो कि क्वेश्चन ही गलत हो जाए। हमारे पास में 4 हैं, 1 2 3 4, तो ये कितने ओम का है, 5 ओम का, ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है। और 10 वोल्ट का आपने क्या लगाया, बैटरी। 10 वोल्ट की भाई आपने बैटरी लगा दी।
अब यहाँ बड़े ध्यान समझना, कह रहा है कि अब एक चीज बताओ, अगर ये सब के सब सीरीज में है तो बेटा जो भी इस बैटरी से करंट निकलेगी वही करंट जाएगी सीरीज में, पहले वाले में वही, दूसरे में वही, तीसरे में वही, चौथे में, सब में सेम ही करंट जाएगी। अब यहाँ देखो, अगर ये सब के सब सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 5, 10, 15, 20। भाई रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो टोटल बन गया 20 ओम। वोल्टेज कितनी आ गई? आप कहेंगे सर 10 वोल्ट की, तो टोटल करंट निकाल लो V इक्वल टू आई आर से। तो V की वैल्यू है 10, R की है 20, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे 1/2 तो 0.5 एम्पियर आएगा। तो 0.5 एम्पियर की टोटल करंट आएगी, वही 0.5 पहले से जाएगी, वही 0.5 दूसरे से, वही तीसरे से, वही चौथे से। आंसर है ये। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, 10 दूनी 20 कर देते हैं। भाई V इक्वल टू आई आर में 10 इधर है, I निकालना है, R की वैल्यू है 20, तो आपको क्या करना है, इस 10 के नीचे 20 जाएगा तो 1/2 यानी कि 0.5 आएगा। तो जल्दीबाजी में इतना भी गलत नहीं कर देना कि बिल्कुल थका हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आ जाए हम। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे में समझो कि क्वेश्चन आएगा। अब आपकी किस्मत कैसी है कि आपके सेट में आ जाए या पड़ोसी की किस्मत अच्छी है पड़ोसी के सेट में आ जाए? भाई वो तो डिपेंड करेगा। अभी नवरात्र गए हैं, किसी ने नवरात्र के सारे फास्ट रखे हैं, तो हो सकता है कि उसकी किस्मत चमक जाए, उसके में आ जाए, है कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ एक चीज देखो, इसने कहा कि एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, बल्ब का प्रतिरोध। देखो, अगर आप कभी अपने घर में भी कोई बल्ब देखोगे ना, उस बल्ब के ऊपर लिखा होता है, या तो चिट पर लिखा होगा या ऐसे उसके ऊपर गुदा होगा, ये 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। तो बेटा वाट होता है पावर के लिए, तो पावर कितनी इसकी 100 वाट, और वोल्टेज कितना लिखा है 220। यानी कि आपसे कहना चाह रहा है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ोगे, अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट पे जोड़ दोगे तो 100 वाट की पावर खाएगा ये। तो अगर आपको P और V दोनों दे रखा है और पूछा क्या है रेजिस्टेंस, तो आपको हमने क्लास में पढ़ाया था कि पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू VI, एक फॉर्मूला होता है पावर का I²R, और एक फॉर्मूला क्या होता है V²/R। अब देखो यहाँ पे आपको V भी दे रखा है, P भी। जब भी पेपर में आए कि बल्ब पर ये और ये लिखा है तो सीधे समझ जाना कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा P इक्वल टू V²/R वाला। तो यहाँ से R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा V²/P के बराबर। तो V की वैल्यू 220 इंटू 220, पावर कितनी है 100, 0 0 जो गया 22 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 आ जाएगा। तो आंसर कितना बनेगा इसका, ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपको अगर आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे आपको 10 बार मिलेगा। कई बार लिख देगा कि बल्ब पे लिखा है 200 वोल्ट 100 वाट, कई बार लिख देगा 220 वोल्ट 100 वाट, कई बार लिख देगा कि 110 वोल्ट 100 वाट। तो जब भी आपको वोल्टेज और पावर दे दे, तो जब भी V और P एक साथ मिल जाएं तो क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहले समझ जाना कि मुझे रेजिस्टेंस निकालने की आवश्यकता पड़ेगी क्वेश्चन में। तो P V साथ में देते ही R इसी फॉर्मूले से निकलेगा, पावर के V²/R से। और क्लास में हमने सारे फॉर्मूले पढ़ा रखे हैं। और इस समय हमने पीछे काफी दिन से मैं कोई लाइव बैच इसलिए लेकर नहीं आया हूं ताकि बच्चा क्या हो, जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं तो सब बच्चे ऐसे हों कि उनके बैच में ये टॉपिक करा चुका हूं। तो साइंस स्पेशल हो, ALP का क्रांति बैच हो, चाहे इसके अलावा और भी मैंने साइंस के बहुत सारे बैच कराए, सब में ये टॉपिक पढ़ा रखा है। तो सबको स्पीड से चीजें करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये दोबारा से ले रहा हूं मैं, इससे पहले प्रैक्टिस सेट कराए थे तब भी लिया था। ये स्पीड से करना है इसे भी। एक बच्चा कह रहा है कि 100 ओम के प्रतिरोध को बैटरी से जोड़ा जाता है, 5 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा। अभी पढ़ाएंगे हम, हीट का एक फॉर्मूला होता है V²/RT, उससे हो जाएगा क्वेश्चन, अभी आएगा। देखो ये कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में बिंदु A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध। तो मैंने कहा था कि पहले बिंदु देखो, किसकी बात कर रहा है A और B की। तो यहाँ तक बेटा बिल्कुल प्लेन ही वायर है, तो आप सीधे इसे भी, ये पॉइंट भी यहाँ तक सारे पॉइंट A ही मान सकते हो। ये भी A, ये भी A, ये भी A, क्योंकि कोई बीच में प्रतिरोध नहीं है। ये B है तो इसे भी B मान लो। तो A पॉइंट ये हो गया, B हो गया। देखो A और B के बीच में एक तो 3 ओम का तो ये हो गया, और A और B के बीच में 3 और 3 6 भी हैं। तो यानी कि 3 और 6 है पैरेलल में। और पैरेलल में क्या होता है कि रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा आता है। तो एक 3 है और एक है 6, तो 3 और 6 से छोटा कौन सा है? तो ये 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 3 से छोटा है, यानी कि 100% सी ऑप्शन आंसर है। जितना स्पीड से मैंने क्या, अरे अक्षत जायसवाल, सोल्व नहीं करना है, पेन नहीं चलाना है क्वेश्चन में। पेन चला दिया तो फिर तो हमारे पढ़ाने का फायदा ही क्या हुआ भाई? पेन चला के तो पूरा ब्रह्मांड कर लेगा इस क्वेश्चन को। यहां देखो ये A और B है, ये लिखा है B,
तो ये लिखा 3 ओम। तो ए और बी के बीच में 3 ओम है, और ये ए और बी के बीच में ये भी तो है, 3 और 3 कितना है, 6। अब ये 3 और 6 तो पैरेलल में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर दो तार पैरेलल में जुड़े हुए हों तो इनका तुल्य प्रतिरोध छोटे से भी छोटा आएगा। तो 6 और 3 में छोटा कौन है, 3। तो मेरा आंसर 3 से भी कम आना चाहिए, एक ही ऑप्शन 3 से कम का है। टीचर ने क्वेश्चन इसलिए ऑप्शन ऐसे फ्रेम किए हैं कि ताकि आप सब पेन ही नहीं चलवाना चाह रहा, टाइम बचवाना चाह रहा है। इसे सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर लो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से कर लेना, यही आएगा। लेकिन हम क्या टाइम खराब करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अगले बात है हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बिना क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे ही अलग अलग कई वैरायटी में कराए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको। इसने कहा है ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैज लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R, अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग 3 times द लेंथ एंड ट्वाइस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल हैव ए रेजिस्टेंस इक्वल टू। किसी दिए गए पदार्थ के तार की लंबाई L, प्रतिरोध R है, उसी तार के दूसरे तार की लंबाई 3 गुनी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना होने पर प्रतिरोध होगा। मैंने आपसे कहा था कि पेपर में अगर 2 वायर में कंपेयर कराएगा तो दोनों वायर बेटा सेम मटेरियल के लेगा, वो समान पदार्थ के। तो 2 तार हमारे से कंपेयर करा रहा है वो, और दोनों क्या है, समान पदार्थ के हैं, यानी पहला कॉपर का तो दूसरा भी कॉपर का है। तो मैंने कहा था भाई ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपको पता है कि भाई अगर एक तार की लंबाई L है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बाबू हमने क्या लिखवाया था आपको, रो L बाई A। अब देखो जब भी 2 वायर में कंपेयर कराए, सीधा इस फॉर्मूले को लिख लेना, दिमाग में बैठा लो। जब भी 2 वायर में कंपेयर करेगा तो इस फॉर्मूले को लिख लेंगे। दोनों तार सेम ही पदार्थ के हैं, यानी कि दोनों की रेजिस्टिविटी, दोनों की प्रतिरोधकता समान है, तो इस रो को तो हटा दो। अब बचा L और A। तो दूसरा तार जो है उसकी जो लंबाई है वो 3 गुनी है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, दुगुना। तो लंबाई बाबू कितनी है दूसरे वाले तार की, 3 गुनी, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, दुगुना। तो दूसरे वाले तार, यानी कि देखो हम सब काम दूसरे तार के लिए कर रहे हैं, तो आंसर भी दूसरे तार के लिए आएगा। दूसरे तार की लंबाई 3 गुनी, दूसरे तार का एरिया दुगुना, तो दूसरे तार का रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले का 3/2 गुना। तो पहले वाले का कितना दे रखा है उसने, R दे रखा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3/2 R। यानी आंसर क्या आएगा हमारे पास, सी ऑप्शन। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करेंगे हम, पेपर में हमारे दिमाग में ही चलना चाहिए कि दोनों तार सेम पदार्थ के हैं, R इजकल टू रो L बाई A, रो तो सेम हो गया, लंबाई 3 गुनी, लंबाई 3 गुनी, लंबाई ऊपर था फॉर्मूले में, एरिया दुगुना, दुगुना आएगा नीचे, तो 3 ऊपर 2 नीचे, यानी कि 3/2। सारा गेम किसका है, टाइम बचाने का, स्पीड का है। जितना टाइम बचा लोगे वो किसी ऐसे सब्जेक्ट में लगा पाओगे जिसमें हमारा हाथ थोड़ा सा तंग है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, अगले पे आ जाओ। अगर ऐसे में क्वेश्चन आपसे और पूछूं, इसमें मैं कहूं कि भाई मेरे पास में 2 वायर हैं, इस वायर की लंबाई L है और इसका जो रेडियस है, त्रिज्या, वो है R। दूसरा तार जो है वो सेम मटेरियल का ही है, सेम मटेरियल का। ठीक है, अगर पहले वाला सोने का तो दूसरे वाला भी सोने का ही है। इस तार की जो लंबाई है इसकी 4 गुना है और रेडियस जो है वो आधी है। तो आपको बताना है कि अगर पहले तार का रेजिस्टेंस जो है उसके मुकाबले दूसरे तार का रेजिस्टेंस कितने गुना होगा। दोनों तार कॉपर के हैं, 2 तार में कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे तार की लंबाई पहले वाले से 4 गुना है और रेडियस लेकिन आधी है, तो इसका रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध इससे कितने गुना होगा, ये आपको बताना है। एक भाई क्लास में एक ये आ रहा कि मुस्कान कहाँ चली गई, हाँ जी क्या हो। आधे तो ऐसे ही बच्चे हैं, हर क्लास में 2-4 ऐसे आते हैं, वो अगर लड़की का नाम से किसी की आईडी है तो भावुक हो जाते हैं। मतलब इस तरह के जो छपरी वाले हैं वो केवल रील बनाने में सीमित नहीं है, वो पढ़ने वाले भी हैं कुछ। अरे आंसर आ रहे हैं, देखते हैं किस धुरंधर का सही है। देखो अब यहाँ पे एक चीज देखना, रेजिस्टेंस का बाबू फॉर्मूला क्या हमारे पास में, रो L बाई A। लेकिन इस बार उसने रेडियस की बात की, तो रेडियस की फॉर्म में इस एरिया को हमने क्या लिखवाया था क्लास में आपको, पाई R स्क्वायर। ठीक, अब हमारा काम हो गया। दोनों तार सेम मटेरियल के हैं, रो को हटा दो। पाई क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 22/7, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, इसे भी हटा दो। अब बचा L और R। लंबाई कितनी है दूसरे तार की, 4 गुना। रेडियस कितनी है, आधी। तो रेडियस बेटा नीचे लिखा है आधी है, तो और रेडियस पे स्क्वायर भी है, तो आधे पे स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो 4/1/4, 4 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 4 चौक 16। तो जिनका आंसर 16 है उनका ठीक है। अगर 16 के अलावा कुछ और आया है
तो इसका एक ही मतलब है कि आपका गणित कमजोर है, मैथ कमजोर है। फिजिक्स तो आपने लगाई ली होगी कि भाई लंबाई जो है वो 4 गुनी है और रेडियस कितनी, आधी, तो आधे का स्क्वायर। अब उससे आगे नहीं कर पा रहे तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 16 गुना। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये करो। जीडी वाले रहने तो भाई, न्यूमेरिकल चल रहे हैं इस क्लास में भी। अब ये रेलवे वालों पे फोकस कर रहे दो हमें। अब ये मामला सारा जो है वो रेलवे वालों के लिए चल रहा है। ये रेलवे वाले कर सकते हैं, रेलवे वाले के अलावा सीडीएस एनडीए वाले देख सकते हैं। अब यहाँ देखो, इसने कहा है 2.5 एम्पियर की धारा 4 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से प्रवाहित होती है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर। पेपर में ये थका हुआ क्वेश्चन पूछा है कई बार उसने। देखो, एक तार है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, आप कहेंगे सर 4 ओम, और उससे कितनी करंट पास कर रही है, करंट पास कर रही है 2.5 एम्पियर की। तो कह रहा है कि इसके सिरों पर कितना विभवांतर, कितना वोल्टेज होगा। पोटेंशियल विभवांतर का दूसरा नाम वोल्टेज भी होता है। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का हो, वोल्टेज का हो, एक ही बात है। तो 4 ओम का तार है, 2.5 एम्पियर की करंट पास कर रही है। तो आप कहेंगे सर ये तो सब कुछ बता दिया उसने, V इक्वल टू IR लगा दो साफ साफ। करंट कितनी है, 2.5 एम्पियर की। रेजिस्टेंस कितना है, 4 का। 2.5 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो आंसर बनेगा हमारा 10 वोल्ट, यानी कि बी ऑप्शन। इसी चीज को पेपर में वो कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से ओम का नियम क्या है। ये ओम स्लो तो है, V इक्वल टू IR, तो ऐसे लिख देगा कि ओम का नियम क्या है। तो पेपर में लिख देगा वो I इक्वल टू VR, एक लिख देगा R इक्वल टू VI, एक लिख देगा पेपर में वो I इक्वल टू R अपॉन V, एक लिख देगा पेपर में V इक्वल टू IR। तो आप समझ जाओगे I इक्वल टू VR, ये R इक्वल टू VI, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू IR है। सीधे ये पूछ लेता है पेपर में, कई बार पूछ लेता है वो कि जो ओम का नियम है ये किस मटेरियल पे काम करता है। तो आप बोलेंगे कि जी ओम का जो नियम है V इक्वल टू IR, ये केवल कंडक्टर पे, चालकों पे ही काम करता है। ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर पे काम नहीं करता। ये केवल चालकों के लिए वैलिड है। ये ओम का नियम किस सन में दिया गया है, 1828 में दिया गया है। इसका ईयर भी पूछा गया है। ये जो ओम का नियम है, इसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, नियत तापमान पर V इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में। तो इससे कई छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। इसका ईयर कई बार आया एग्जाम में। ठीक है, ओम के ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो, एक बच्चा ओम के ग्राफ से कह रहा है। ओम स्लो से देखो कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे मैं आपके सामने ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ देखो, ये मान लो कि मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया। एक ग्राफ ये बना रहा हूं मैं, और ये मान लो कि बेटा ये I है, ये V है। ठीक है, ये जो चीज लिखी होती है, मैंने आपको कई बार बता रखा है क्लास में कि जो चीज लिखी होती है Y एक्सिस पे उसे हम पहले लिखते हैं। तो मेरे पास है VI ग्राफ, तो VI ग्राफ है मेरे पास में। ये जो चीज Y पे है उसे पहले पढ़ेंगे, VI ग्राफ है। और ये 2 वायर के लिए है। एक वायर है मेरे पास में P, एक है मेरे पास में Q। तो आपको बताना है कि 2 वायर हैं P और Q। 2 वायर हैं P और Q। बताओ इनमें से किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, P का कि Q का। मेरे पास में ये एक्सिस है, ये लिखा I करंट, ये Y एक्सिस है, यहाँ पे लिखा है वोल्टेज V। आपको बताना है कि 2 तार है P और Q, तो इनमें से किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है। एक ग्राफ आपको दे रखा है। ठीक है, बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, वायर P या वायर Q। देखो, जब आपसे वो एक ही ग्राफ में बेटा कभी 2 चीजों का कंपेयर कराए, कभी भी चाहे स्पीड वाला ग्राफ भी आ जाए या जैसे ये वाला भी आ गया, अगर एक ही ग्राफ में से यहाँ पे 2 वायर हैं, वायर P और वायर Q, 2 के बारे में कंपेयर करा, तो इसमें हम करते क्या है, जैसे ओरिजिन है ना, मूल बिंदु है, जैसे थोड़ा सा आगे चलो, मान लो भाई यहाँ पे लिखा I, यहाँ पे 0 एम्पेयर की करंट है, मान लो यहाँ पे होगी 2 एम्पेयर की करंट। तो हम बड़े ध्यान से देखो, जो वायर Q है इसने 2 एम्पेयर की जो करंट है उसके लिए इतनी सी वोल्टेज यानी कि 0 से लेकर 10 वोल्ट पे दे दी। और ये जो वायर P है इसने 2 एम्पेयर की ही करंट, इसके लिए बहुत बड़ी वोल्टेज लगानी पड़ी। यानी कि जो वायर P है मेरे पास में, जो बेटा वायर P है मेरे पास में,
इतनी ही करंट देने के लिए जो Q है उसने तो क्या किया, बहुत ही कम वोल्टेज पे दे दी उतनी करंट, और इसने भी यहां से देखो करंट तो फिक्स कर रखी है मैंने, यहाँ पे 0 एम्पेयर की करंट थी, ये मान लो 2 एम्पेयर करंट है, तो 0 से 2 एम्पेयर करंट के लिए Q पे हमने बहुत ही छोटी वोल्टेज लगाई, लेकिन जो वायर P है इस पर इतनी ही 2 एम्पेयर करंट देने के लिए इतनी ज्यादा वोल्टेज लगानी पड़ी। मैं मान लो यहाँ 0 लिखा है, 4 लिखा है, लिखा 10 12 18, तो सिर्फ 18 वोल्ट देनी पड़ी, यानी जो वायर P है इस पर ज्यादा वोल्टेज लगानी पड़ी, तब जाके उतनी करंट दे पाया, यानी इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा इसका। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं आगे से, अगर आपके पास में V और I का ग्राफ हो, अगर आपके पास में V और I का ग्राफ है तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा, भाई Q का स्लोप कम है और P का स्लोप ज्यादा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। बात समझ में आ रही है? भाई मैंने क्या कहा आपसे कि उतनी ही करंट, भाई आपने यहां से स्टार्ट किया, मैंने कहा आपसे कि भाई 0 से आपने स्टार्ट किया और कुछ देर के बाद यहां पे आप रुक गए, तो 0 से 2 एम्पेयर की करंट के लिए Q को तो थोड़ी सी वोल्टेज पे इसने 2 एम्पेयर की करंट दे दी, और वही करंट के लिए P पे बहुत बड़ी वोल्टेज लगानी पड़ी, यानी इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था। भाई आपको पता ना V इजकल टू होता आई आर, और अगर मैं यहां से निकालूं I इजकल टू हो जाएगा V बाई आर। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये आप एक बात समझो यहां पे कि पहले वाले से देख लो, इससे कि हमने करंट रखी सेम, हमने सेम करंट रखी, तो अगर ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, जब मैं ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूं तो तब उतनी ही करंट मिल रही है, और यहां पे जब कम वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूं तो उतनी करंट मिल रही है, यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा रहा होगा उसका, तो दूसरे वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा था। अच्छा, अगर यही ग्राफ को पेपर में ऐसे बना दे, मान लो आपके सामने कर दे ग्राफ ऐसा कि यहां पे लिख दे वो V और यहां पे लिख दे वो I, और मैं आपसे 2 ग्राफ ले लूं, यहां पे फिर से 2 वायर ले लूं A और B, और मैं आपसे कहूं कि बताओ इस बार किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए और बी में किसका ज्यादा है। जो चीज हम वाई एक्सिस पर लिखते हैं, वाई एक्सिस पर जो चीज हम लिखेंगे उसे हम बोलते हैं पहले, तो इस बार ये आई वी ग्राफ है, ये आई वी ग्राफ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में ये फिर से ग्राफ है आई और वी के बीच में 2 वायर ए और बी का, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर फिक्स कर लो यहाँ पे 0, आपने मान लो कि 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, जो बी है उसने उतनी ही वोल्ट 10 वोल्ट पे मात्र इतनी करंट दी 1 एम्पियर की मान लो, और 10 वोल्ट की बैटरी पे ही जो मेरे पास ए है इसने बहुत ज्यादा करंट दे दी। अगर बहुत ज्यादा करंट दे पा रहा है यानी कि इसका रेजिस्टेंस कम होगा। अगर ये उतनी वोल्टेज पे, इस पे भी 10 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसमें भी 10 वोल्ट की लगाई, इसने करंट कम दी, इसी 10 वोल्ट में इसने करंट कम दी है और इसी 10 वोल्ट में इसने करंट बहुत ज्यादा दे दी, तो ज्यादा करंट दे रहा है कि इसका प्रतिरोध कम रहा होगा, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसका ज्यादा है, तो इसका हाई रेजिस्टेंस। तो पेपर में आपको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहां पे देख लेना कि अगर पेपर में उसने वी आई ग्राफ दिया है तो देखो आप ऐसे याद रखना इस चीज को कि अगर वी आई ग्राफ दिया है यानी कि वी आई यानी सिंपल सीधा पढ़ रहे हैं, वी इक्वल टू आई आर, यानी सीधा सीधा पढ़ रहे हैं तो आंसर भी सीधा सीधा है कि जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी जिसकी ढाल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। लेकिन यहां पर लिखा आई वी, तो वी इक्वल टू आई आर होता है, यह हम उल्टा पढ़ रहे हैं यानी कि आंसर भी उल्टा आएगा, यानी जिसका स्लोप कम होगा अब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। तो स्लोप किसका कम है, आप कहेंगे सर बी का स्लोप कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, तो इसका स्लोप ज्यादा उसका कम, यानी हमें पढ़ना है वी आई वी इक्वल टू आई आर, सिंपल सीधा सीधा बन रहा है, वी इक्वल टू आई आर जैसी फॉर्म बन रही है, यानी सीधा ही आंसर आएगा, स्लोप कम रेजिस्टेंस कम, स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। आई वी ये वी इक्वल टू आई आर इसका उल्टा है तो यहां भी उल्टा हो जाएगा, स्लोप कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? अरे हाँ या ना? कितने बच्चों को एक बात क्लियर हुई पहले मुझे बताएंगे। अगर आपको समझ में आया तो वाई लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो एन लिखेंगे। वाई का मतलब है कि समझ में आ गया यस, और एन का मतलब है कि नहीं। और रटने का तरीका क्या है, वी आई वी इक्वल टू आई आर दिख रहा है भाई साहब, सीधा आंसर है, स्लोप ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। आई वी वी इक्वल टू आई आर वाला नहीं बन रहा, उल्टा बन रहा है, तो यानी कि जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो उल्टा ही आंसर देंगे हम। आ रहा है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुंदर। चलो ये वाला बताओ। टू रजिस्टर्स R1 and R2 with resistance 12 ohm and 13 ohm respectively are connected in series to a 12.5 volt battery source. The current across R2, ये कह रहा है कि 2 प्रतिरोधक R1 और R2 हैं जिनके प्रतिरोध क्रमशः 12 ओम और 13 ओम है, 12.5 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। R2 के आर पार धारा एम्पियर में बताइए कितनी होगी। देखो आसान क्वेश्चन ही है ये,
बस जबरदस्ती की लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई है इसमें। दो रजिस्टर है R1 और R2, ये दोनों जोड़े गए हैं सीरीज में, और एक 12.5 वोल्ट की बैटरी के साथ, 12.5 वोल्ट की बैटरी के साथ में। ये R1 है, R2 है, ये 12 ओम है, ये मेरे पास में 13 ओम। तो कह रहा है कि 13 ओम के सिरे पर कितनी, यानी कि R2 जो है उसके सिरे से कितनी धारा पास होगी। भाई एक चीज बताओ, अगर ये सीरीज में जुड़े हुए हैं फिर तो आपको पता ही है सीरीज में क्या होता है कि जो भी टोटल करंट निकलेगी बैटरी से वही करंट जाएगी 12 ओम से, वही जाएगी 13 से। तो 13 के आर पार वही करंट जाएगी जो 12 के आर पार जाएगी। यहाँ पे 12 से पूछे या 13 से पूछे, अगर ये सीरीज में है ना तो जो करंट 13 से जाएगी वही जाएगी 12 से। बस हमारा काम हो गया। 12 और 13 सीरीज में है, टोटल रेजिस्टेंस कितना बन गया 25 ओम। वोल्टेज कितनी है 12.5 वोल्ट की है, तो V इक्वल टू आई आर लगा दो। तो कितना है 12.5, आई की वैल्यू निकालनी है, आर कितना है 25, तो 12.5 दूनी 25, तो 1/2 यानी कि 0.5 आंसर आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। तो यही 0.5 अगर वो कहता है कि R1 के आर पार कितनी करंट जाएगी 12 ओम से, तो भी 12.5 बोलते, 13 से कितनी पास करेगी तो भी सॉरी आधा ओम बोलेंगे, 12 से आधे ओम आधा एम्पियर, 13 से भी आधा एम्पियर, और पूछता टोटल करंट कितनी है, वो भी आधा एम्पियर। क्योंकि अगर दो चीजें सीरीज में जुड़ी हुई हैं तो बैटरी से जो टोटल करंट निकलेगी वही करंट इससे जाएगी, वही से जाएगी, वो यहाँ पे वापस, यानी कि हमारा सर्किट कंप्लीट। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 0.5। अगला ये करो, पैन नहीं चलाना है, बिना पैन चलाए आंसर देना है, पढ़ना है, और मैक्सिमम 10 सेकंड। बजरंगी, एम समीर, सोनम सिंह, आर्यन गिरी करो। भाई आर्यन गिरी अजीब अजीब चेहरे क्यों बना रहे तुम? देखो इसे लिखा है कि 9 ओम वाले 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हैं, उनका समतुल्य देखो 3 हैं और तीनों ही 9 ओम के हैं, तो कह रहा है कि उनका क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको मैंने बताया था कि अगर भाई 9 ओम के 3 जुड़े हुए हैं तो पैरेलल में हमारा आंसर क्या आता है, छोटे से भी छोटा आता है। तो मेरा यहां तो सारे ही 9 ओम के, यानी कि मेरा आंसर 9 ओम से कम आना चाहिए। तो ये 9 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, 9 के बराबर ही है, 9 से कम 1 ही है, 3 ओम आंसर हो गया। यानी जब भी पैरेलल आ जाए पेपर में समझ जाना कि पैन नहीं चलाना है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना है। एक हमारे पास में 3 है, ये 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम। अच्छा मैंने इसका एक शॉर्टकट आपको और बताया था। भाई एक शॉर्टकट तो क्या है, अगर तार पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आंसर आएगा। यहां तो सारे ही बराबर हैं, किसी भी एक को पकड़ लो तो 9 ओम से छोटा आंसर आएगा 3 ओम। लेकिन मान लो कि यहाँ पे 9 ओम से छोटे 2 होते, तो मैंने एक चीज क्या बताई थी कि अगर तार पैरेलल में जुड़े हुए हों और सभी का वैल्यू सेम हो, जैसे 9 है 9 है 9 है, या 12 12 12 होती, या 11.5 11.5 11.5 होती और सेम होती, तो मैंने कहा था कि पैरेलल में एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था क्लास में कि अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ लो और जितने तार हैं 1 2 3 उससे डिवाइड कर दो, तो 3 6 3 3 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 ओम। डायरेक्ट हम ऐसे कर देंगे। ये पता हमारे कब काम आएगा, जैसे मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास में कह दे कि भाई 7 वायर हैं, या मान लो कि 5 ले लो, 1 2 3 4 5, कह दे कि 5 तार है, पांचों के पांचों हैं पैरेलल में जुड़े हैं 5 तार, और हर एक का रेजिस्टेंस जो है वह 2.918 ओम है। हर एक का रेजिस्टेंस है 2.918 ओम। तो कहेगा कि बताओ इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा जब इन्हें पैरेलल में जोड़ रहे हैं हम। अगर मेरे पास में 5 तार हैं, हर तार का रेजिस्टेंस है 2.918 ओम, हर तार का रेजिस्टेंस इतना है, और ये 5 तार हैं, अगर मैं इन तारों पांचों को पैरेलल में जोड़ दूंगा तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा। 5 वायर है मेरे पास में और सबका रेजिस्टेंस कितना है 2.918 ओम। अगर इन्हें पैरेलल में जोड़ेंगे तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा। चलो करो ये, देखो अब आप कहेंगे सर 2 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। एक तो है ऑप्शन अगर आप दे देते तो हो सकता है कि हमें पैन भी ना चलाना पड़ता। अगर तार पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो छोटे से भी छोटा होगा। अब हर तार का रेजिस्टेंस तो सेम ही है, तो यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो 2.918 से कम होना चाहिए। अब 2.918 से कम होना चाहिए। अगर ऐसे ऑप्शन 2 या 3 मिल जाए तो क्या करें, तो अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो पैरेलल में हम क्या करते हैं, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे 2.918 ओम
और कितने तार है 5, 5 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को भाई? 2.918 को 5 से भाग कर दो तो आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन हो तो और भी बढ़िया चीज है। अच्छा, ऐसे ही कई बार इन चीजों को देखो आपको ऐसे भी अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास में यहां लिख रहा हूं बाबू मैं ए, यहां लिख रहा हूं बी। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है। यहां लिखा मैंने 20 ओम, यहां लिखा 30 ओम, यहां लिखा मैंने 8 ओम, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है कितना होगा, ठीक है। एक है 28 ओम, एक है मेरा आंसर इसका 32 ओम, एक आंसर है 20 ओम, एक आंसर मेरा इसका 24 ओम। तो क्या आंसर होगा इसका? बिना पेन चलाए क्वेश्चन करना है, पेन नहीं चलाना। देखो अब हमें ऑप्शन का यूज करना है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, ये 20 और 30 पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अगर ये 20 और 30 पैरेलल में जुड़े हुए हैं, यानी इनका जो इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध आएगा छोटे से भी छोटा, यानी कि 20 और 30 में छोटा कौन है? 20 ओम, यानी कि 20 से भी छोटा आएगा। अब 20 से जो भी छोटी वैल्यू होगी, चलो 20 से छोटी वैल्यू मैंने मान लो 18 ही मान ली 20 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए मेरी, तो 20 से जो छोटी वैल्यू आएगी उसमें हम 8 जोड़ना पड़ेगा, यानी 20 से छोटी वैल्यू में हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। अब ये मेरे पास 28 ओम है, तो 28 तो कब बन सकता है भाई? ये 28 तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 20 से भी कम आएगा। चलो मैं 19 ही मान लूं, अगर 19 ही मान लूंगा तो 19 और 8 तो 27 होने चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अच्छा, अब इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है, क्योंकि भाई 20 से कम जो है, अगर मैं इसे 19 लूंगा तो 27 भी हो सकता है, यानी कि इन दोनों में से है। यानी मैंने कम से कम 2 ऑप्शन तो हटा दिए। अगर मेरे पास मिक्स कॉम्बिनेशन भी है तब भी मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा कि भाई 20 और 30 पैरेलल में है, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 20 से भी कम आएगा। तो 20 से भी कम आएगा, अगर मैं इसे 18 मान रहा हूं और ये 8, यानी कि आंसर कितना मेरा बन रहा है 26, यानी 28 तो आ ही नहीं सकता। 28 तो कब आ सकता है कि अगर ये 20 हो इनका और ये 8 हो, पर इनका तो 20 से भी कम ही आना है, और ये 32 भी नहीं हो सकता। तो ऐसे दिमाग लगाना। बाकी आपको बताइए 20 और 30 का अगर आप निकालेंगे तो 12 आएगा, और 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, जो बहुत सारे बच्चों ने निकाला भी है। हालांकि इस क्वेश्चन को ज्यादा आसान था ये, पर आगे कई जगह हम इस तरह की चीजें भी यूज करेंगे जहां हमें पेन नहीं चलाना पड़ेगा। ये नहीं खाली पैरेलल पैरेलल में ही लगा रहे हैं, पैरेलल के साथ में कुछ और भी लगा है, तब भी हम कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है। अगले बात है, ये भी हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया था एक, वहां से बताओ क्या आंसर ठीक है इसका। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पी वी आर एंड आई अमंग द फॉलोइंग, कौन सा वाला फॉर्मूला सही है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपको पता भैया पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है वी आई, आज की क्लास में बताया था, एक बताया था आई स्क्वायर आर, पहला वाला ऑप्शन यानी कि ठीक है, और एक बताया था वी स्क्वायर बाई आर। तो इन फॉर्मूले से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये फॉर्मूला ये हमारे पास पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये वाला ठीक है, बाकी गलत है। ये करो क्वेश्चन नंबर 11। आज की जो क्लास है भाई, ये कल क्लास आपके 9 बजे होगी, आज वो थोड़ा सा मैंने आपको आते ही बताया कि थोड़ा वो गलत फहमी की वजह से वो लेट लेनी पड़ी क्लास हमें। कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट इन ए वायर इफ 1200 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू इट इन 10 मिनट। तो 10 मिनट में 1200 कूलम आवेश गुजरता है, तो उसमें धारा की गणना कीजिए। तो भाई करंट क्या होती है? चार्ज अपॉन टाइम। तो भाई चार्ज कितना पास कर रहा है? 1200 कूलम। करंट कितनी है? 10 मिनट। और आपको मैंने बता रखा है क्लास में 20 बार कि जब भी न्यूमेरिकल करो तो हमेशा एसआई यूनिट यूज करनी है। तो चार्ज की यूनिट तो कूलम होती है, एसआई यूनिट ये तो ठीक है, लेकिन टाइम की होती है सेकंड। तो आपको मिनट हो या घंटे हो, सेकंड बदलना पड़ेगा। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो ये 0 से गया 0, 2 जीरो गई हैं, 2 जीरो से नीचे की 6 दूनी 12, यानी कि 2 एम्पियर। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। अगर मैं चार्ज को कूलम में लूं
टाइम को लूँ सेकंड में तो करंट की यूनिट बनती है एम्पियर, तो 2 एम्पियर आंसर बन जाएगा इसका। अरे बात समझ में सभी को? अरे हाँ या ना? अगर आपको ये बात समझ में आई है यहाँ की, एक क्वेश्चन जो है पहले आप मुझे, चलो ये वाला भी करो। अगर पिछला क्वेश्चन आपने कर दिया तो ये वाला भी आप कर सकते हैं। MS धोनी लवर क्रिकेटर कुछ लिख रहे हैं। शिवानी कुमारी प्रेम सर, और पटना वाले सेमिनार के आप सभी लोगों ने वीडियो देखी होगी, मजा आया होगा आपको देखकर, बड़ा मजा आया भाई हमें तो पटना में जाकर। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि कुछ आए भी हों यहाँ से, या बाकी रील वील तो सबने देखी होगी, है ना। तो आगे अगर कभी हो कहीं पे और आप भी उसके अगर साक्षी बनना चाहते हैं, तो अगर आपके शहर में कभी होगा या आसपास हो तो ज़रूर आना, बड़ा मज़ा आता है, एकदम फुल एकदम एनर्जी देखने को मिलती है। जवान लोगों की हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाती है उन्हें देखकर। वहीं पर हमने डिसाइड किया कि आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कराई जाएगी, एक दिन आसान एक दिन टफ। ये आसान चल रहे हैं आज। जब वैद्युत बल्ब के फिलामेंट से 0.5 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है, तब एक परिपथ से प्रवाहित वैद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम में, समय की गणना करें। तो करंट कितनी दे रखी है आपको? 0.5 एम्पियर की करंट दे रखी है, और कितना चार्ज प्रवाहित हो रहा है? 300 कूलम का। तो कह रहा है कि टाइम की गणना करें। तो अब यहाँ पे चीज ध्यान देना, करंट एम्पियर में लिखी बिल्कुल ठीक है, चार्ज 300 कूलम, कूलम ही होता है, ठीक है। यानी कि हम सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, I = Q/T। तो T निकालेंगे तो कैसा आएगा? Q/I से, तो Q की वैल्यू है 300, I की है 0.5, 0.0, 5 × 30 यानी कि 600 सेकेंड। तो आंसर क्या बनेगा हमारा इसका? ए ऑप्शन। तो जिन बच्चों का ए आया उसका वो ठीक है। हाँ, हमारा मोबाइल मिल गया भाई। फिर वो बाद में कोई बच्चा ने मोबाइल दे दिया, वो पोडियम पे रखवा दिया, हमारा मोबाइल गायब हो गया यार पटना में, बड़ी टेंशन हो गई। टिकट जो था वो मोबाइल के अंदर, फोन पे सब कुछ मोबाइल के अंदर। अच्छा, मेरी आदत ऐसी है, दिल्ली में हर जगह ना फोन पे चलता है ना, आपके हर जगह ही चलता है आजकल। तो मेरे पास कई बार ऐसा होता है कि 20-20 दिन तक वॉलेट में 100 रुपये भी क्या 50 रुपये भी नहीं रहते, सब कुछ मैं UPI पे चलता हूँ। ना फोन चला गया ना तो UPI है अब, है ना फोन पे टिकट जो है वो भी उसी के अंदर है, और इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा कंटेंट, इतनी सारी जो PDF है, खैर वो मिला तो तब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हो, वरना तो एकदम टेंशन वाला माहौल हो गया था। एक क्वेश्चन ये करना 12, एक बच्चे ने भेजा था मैं ये स्क्रीनशॉट किसी कहीं से, तो हमने इसे चिपकवा दिया। इसने कहा कि एक घर में 150 वाट रेटेड एक टीवी सेट 4 घंटे के लिए संचालित किया जाता है, और 1500 वाट इलेक्ट्रिक हीटर 25 मिनट के लिए संचालित किया जाता है। टीवी सेट और इलेक्ट्रिक हीटर के लिए प्रतिदिन ऊर्जा खपत का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 12 देखो, कई बार इन क्वेश्चन देखो आपको पकड़ना क्या होता है, आपने थोड़ा चीज को पकड़ने की कोशिश करना। अगर वो बच्चा देख रहा है, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में, इसने कहा कि भैया 150 वाट जो है वो आपने चलाया 4 घंटे, और 1500 वाट चलाया आपने 25 मिनट, तो कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है? अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में क्या रखा है? वाट और घंटा। यानी कि आपने क्या करना है, 150 वाट जो है वो 4 घंटे चलाया, यानी कि आपको वाट में घंटे की मल्टीप्लाई करनी है। भाई वाट में घंटे की मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो यूनिट वाट इंटू घंटा बनेगी। तो अगर मैं 150 में 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 600 वाट इंटू घंटा। तो 600 वाट इंटू घंटा बन जाएगा ना भाई। 150 वाट है इंटू 4 घंटे, तो 150 में 4 की मल्टीप्लाई हो तो 600 बन गया, और घंटे में वाट की मल्टीप्लाई हो तो वाट घंटा बन गया। यानी पहला का तो आना चाहिए 600 वाट घंटा। तो इसमें 500 लिखा है, 525 लिखा है, ये पहले वाले के लिए है 600, दूसरे वाले के लिए नहीं, बी ऑप्शन सही है। अब दूसरे वाले के लिए आ जाओ, 1500 वाट है लेकिन यहाँ लिखा मिनट, तो इसका भी घंटा बनाएंगे कैसे? तो पहले तो 1500 वाट तो ये हो गया, और 25 मिनट लिखा है, तो सब मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है कि 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि भाई 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, तो हमारे आंसर आ जाएगा 0 से गया 0, तो 2 4 2 3 6, 25 25 625, तो 625, और ये वाट था और ये घंटा, तो वाट घंटा ये आ गया, तो
625 आ गया। तो भैया कई बार ना ऑप्शन देख लिया करो ना, कि भाई ऑप्शन दे रखा वाट इंटू घंटा, तो वाट इंटू घंटा कैसे बनेगा, तो इस वाट में घंटे की मल्टीप्लाई कर दो तभी तो बनेगा। तो वाट में घंटे की मल्टीप्लाई करोगे तो 150 में 4 की भी करनी पड़ेगी, तो कितना बन गया, 600 वाट घंटा बन गया वो। ये करना क्वेश्चन नंबर 13। मैथ्स एकेडमी बाय अंशु, सौरभ, आर्यन गिरी, अंगूरी खातून, MS धोनी लवर क्रिकेटर, आर्यन गिरी कुछ हमें आंसर लिख रहे हैं, विनोद प्रसाद, करो भाई सभी है। थ्योरी क्लास के नोट्स हमारे मिलेंगे कैरियरविल एप्लीकेशन पर। इसने कहा है दो तार समान लंबाई और समान प्रतिरोध के हैं, लेकिन उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1:8 है। द रेशियो ऑफ दियर रजिस्टिविटी, अच्छा ये उनके प्रतिरोधकता का अनुपात पूछ रहा है, नहीं कि दोनों तार जो है अलग अलग मटेरियल के बने होंगे, प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी का पूछ रहा है, तो उनकी रजिस्टिविटी का अनुपात बताना है। देखो, टू वायर्स आर ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम रेजिस्टेंस बट द रेशियो ऑफ देयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1/8। तो रेशियो बताना उनकी रजिस्टिविटी का, प्रतिरोधकता का। भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L/A, तो अगर मैं यहाँ से रजिस्टिविटी निकालूंगा तो रजिस्टिविटी कितना आ जाएगा बाबू, RA/L आ जाएगा। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, सभी ने रजिस्टिविटी निकाल ली होगी। अब देखो क्या कह रहा है कि टू वायर ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की लंबाई सेम है तो लंबाई को हटा दो, और सेम ही रजिस्टेंस है ये भी हटा दो, यानी कि अब रो और ए एक ही लाइन में आ गए, यानी कि जो रो और ए दोनों समानुपाती हैं, यानी कि जो एरिया का रेशियो होगा वही रेशियो रजिस्टिविटी का भी आएगा। तो एरिया का क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो क्या दे रखा, 1:8, तो ये रजिस्टिविटी का रेशियो भी होगा 1:8। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ए ऑप्शन। भाई एक चीज बताओ, मेरे पास में दो तार है, दोनों की लंबाई समान है, समान प्रतिरोध है के हैं, लेकिन उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1:8 है। तो भाई मुझे एक चीज बताना है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिरोधकता का अनुपात बताइए। तो प्रतिरोधकता का अनुपात रो निकालना, तो रो क्या है, फॉर्मूला RA/L से आया, लंबाई दोनों की सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, तो रो और ए तो एक ही लाइन में है, यानी रो और ए दोनों हो गए प्रोपोर्शनल, तो जो इसका रेशियो होगा वही रेशियो इसका भी होगा। अगर ये ऐसे होते तो फिर इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों का उल्टा आता, यहां पर रो और ए एक ही लाइन में है। ये वाला करो, ये 6 ओम लिखा है भाई यहाँ पे, ये जो लिखा है यहाँ पे ये 6 ओम है, ये 6 ओम। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको आते ही कराया था। तो 3, 2 और 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को 9 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो 6 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। देखो जब सीरीज होती है तो मैंने आपसे क्या कहा था भाई, एक 3 ओम का है, एक 2 का है और एक 6 का। तो ये 3 ओम, ये कितना है हमारे पास में, 2 ओम और 6 ओम। तो मैंने आपसे बताया था भाई सीरीज में क्या होता है, भाई V होता है IR, तो सीरीज में करंट सेम रहती है, जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, वही इसमें जाएगी, तो करंट तो सेम ही है। तो सीरीज में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है उसी रेशियो में वोल्टेज बटेगी। तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है, 3:2:6, भाई 3:2:6 का है, तो वोल्टेज भी इसी रेशियो में बटेगी, 3:2:6 के रेशियो में। अब हमारे पास टोटल वोल्टेज कितनी है, 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट को आपको बांटना है 3:2:6 में बांटना है। अब क्या कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि जो 6 ओम का तार है उसके सिरे पर कितनी होगी। तो बेटा 9 वोल्ट को आपको, इसका हिस्सा कितना है, 6, कितने में से, 6, 3, 9, 2, 11 में से, 9, 5, 15, 54, 54/11 आ गया, तो 11 पंजे 55, यानी कि 5 से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो 5 से थोड़ा सा कम क्या बनेगा, डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर है। अरे बात को समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आपके यहाँ पे आता है ये, और हमने क्लास में आपको कई बार करवा भी रखा है, इवन सर्किट डायग्राम बना के भी हमने करवाया था। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं आपके सामने थोड़ा साफ सुथरा सा, ये मेरे पास में एक तार ये है, एक तार ये है, एक तार ये। मैं कह रहा हूं आपसे भाई इसका रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम का है, इसका 2 ओम का है और इसका 4 ओम का है। इनके सिरे पर हमने मैंने एक 18 वोल्ट की बैटरी लगाई। अगर मैं इसके सिरे पर एक 18 वोल्ट की बैटरी लगाता हूं तो मुझे बताओ कि जो 2 ओम वाला तार है इसके सिरे पर कितनी वोल्टेज होगी, 2 ओम के सिरे पर कितनी वोल्टेज आएगी, ये आपको बताना है।
एक बच्चा कह रहा है कि मैं, हाँ काजल मैम बेटा इसलिए नहीं आई, काजल मैम का जो बेटा है वो भी बहुत छोटा है, 7 मंथ का, 7 मंथ का। हालांकि मैम का आने का बड़ा मन था, लेकिन इतने छोटे बच्चे को छोड़कर आना पॉसिबल नहीं है ना, और एक माँ के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से मैम नहीं आ पाई, बेटा बहुत ज़्यादा छोटा है। भाई आदमी का तो क्या, पुरुष का तो क्या है, हमारी बेटी भी छोटी है 2-2.5 साल की, आदमी तो कहीं भी उठा के चल दे, है ना। तो इसलिए तो माँ का दर्जा जो है सबसे ऊपर दिया गया है। अब आप एक चीज़ देखेंगे, अगर आप यहाँ बड़े ध्यान से देखें, यानी कि कहना चाह रहा है कि 6, 2 और 4 ओम के 3 तार जो है ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, और 18 वोल्ट की बैटरी से। कह रहा है कि इस 18 वोल्ट में से 6 ओम के हिस्से में कुछ वोल्टेज आएगी, 2 ओम के जो 18 में से कुछ वोल्टेज यहाँ आएगी, कुछ यहाँ पे आएगी, कुछ यहाँ पे आएगी। तो कह रहा है कि 2 ओम के सिरे पर कितनी आएगी। तो हमें पता है कि भाई सीरीज में जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो किसका होगा, वही वोल्टेज का भी होगा। तो रेजिस्टेंस का रेशियो है 6, 2, 4। इसे आप थोड़ा सोल्व भी कर सकते हो, 2, 4, 2, 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यानी कि रेजिस्टेंस का रेशियो अगर 3:1:2 का है, 3:1:2 का है रेजिस्टेंस का रेशियो, तो सीरीज में वोल्टेज भी इसी रेशियो में ही बट जाएगी। अब मुझे बताना है कि 2 ओम के सिरों पर, तो 2 ओम वाला कौन सा था, बीच वाला, तो टोटल वोल्टेज कितनी है 18 वोल्ट। तो बीच वाले का हिस्सा कितना है, 1, कितने में से 3, 1 4 2 6 में से, तो 6 12 36 18, यानी जो बीच वाला है इसके सिरे पर वोल्टेज आएगी 3 वोल्ट की, तो इसके सिरे पर आएगी 3 वोल्ट। अब आप समझ जाओ, ये 2 का है 4 का है, तो इसमें दुगनी आएगी, तो यहाँ 3 है तो इसके सिरे पर कितनी वोल्टेज आएगी, 6 वोल्ट आएगी, 6 वोल्ट। अच्छा ये इससे 3 गुना है, तो 3 6 3 इसके सिरे पर कितनी वोल्टेज आएगी, 9 वोल्ट की आएगी। अब खुद देख लो आप, 9 और 3 12, 12 6 18, तो इस टोटल 18 वोल्ट में से इसके सिरे पर कितनी बनी, 9, इसके सिरे पर कितनी बनी, 3, इसके सिरे पर बनी 6। अब आप देखेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम उसके सिरे पर वोल्टेज कम, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके सिरे पर वोल्टेज ज्यादा। तो अगर कुछ तार सीरीज में जुड़े हुए हों तो जिस तार का रेजिस्टेंस कम होगा उसके सिरे पर वोल्टेज कम आएगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके सिरे पर वोल्टेज ज्यादा आएगी। इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज लेट मी नो कि ये यहां तक का बात समझ आई कि नहीं आई। फिर से बताएंगे वाई और एन लिखकर, स्पीड से आंसर देंगे जल्दी। स्पीड सही है या और बढ़ाई जाए, क्योंकि अब आप बिल्कुल अंतिम दौर में हैं। अब अगर मैं आपको आराम आराम से बताऊंगा तो मैं आपका नुकसान करूंगा, आपका टाइम किल करने वाली बात होगी। खास तौर से जिन बच्चों का भी एएलपी का पेपर है, टेक्नीशियन का है, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं इनके एग्जाम, तो उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ ग्रुप डी वाले बच्चे जो हैं इनका नोटिफिकेशन बाद में आएगा, ये थोड़ा सा इत्मीनान से भी टाइम से पढ़ सकते हैं, है ना। आ रहा है, बहुत बढ़िया। राजस्थान में एक बच्चा कह रहा है शायद मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मुझे लगता है शायद अगले वाला जो है वो जयपुर ना हो, जयपुर हो सकता है। जयपुर बढ़िया सिटी, एक तो बढ़िया शहर है। एक ये वाला क्वेश्चन करना, एक ही सामग्री के 2 तारों पर विचार करें कि दोनों तार बेटा सेम मटेरियल के हैं, रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, लेकिन उनके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात है 2:5 और उनकी लंबाई का अनुपात है 7:5। यदि उन्हें क्रमशः V1 और V2 वोल्टेज वाली 2 बैटरियों से जोड़ने पर उनमें से समान मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही हो तो V1 और V2 का रेशियो बताना क्या है। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, इसमें हम आपको 35-40 सेकंड दे रहे हैं कि आपके पास 2 वायर हैं, दोनों का मटेरियल है सेम, और कह रहा है कि दोनों तारों का मटेरियल तो सेम है लेकिन दोनों तारों की मोटाई सेम नहीं है। उनके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A1 A2 का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा 2:5 का। उनकी लंबाई भी सेम नहीं है, एक लंबा है एक छोटा है। उनकी लंबाई का रेशियो दे रखा है L1/L2 दे रखा है आपको 7:5 का। तो कह रहा है उन्हें V1 V2 वोल्टेज वाली 2 बैटरी से जोड़ने पर उनमें से समान मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, तो V1 V2 का रेशियो बताओ। देखो भाई V इक्वल टू होता है IR, दोनों से करंट सेम प्रवाहित हो रही है, यानी करंट अगर सेम प्रवाहित हो रही है तो करंट को हटा दो, यानी जो V और R दोनों का रेशियो कैसा, जो रेशियो का रेजिस्टेंस का वही होगा V का भी, यानी V1/V2 का जो रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा R1/R2 के। अब रेजिस्टेंस का रेशियो तो हमें दे नहीं रखा, एक एरिया का दे रखा है और लेंथ का, तो हमें पता ही है रेजिस्टेंस क्या होता है बाबू, रो L/A। अब दोनों तार जो है सेम ही मटेरियल के हैं, तो यानी कि रेजिस्टिविटी को आप हटा देंगे, तो यानी कि मेरे पास में, अब देखो अभी बेटा रेजिस्टेंस का रेशियो कैसा आएगा। अब अगर यहाँ पे बड़े ध्यान से देखें R1/R2 का रेशियो कैसा आएगा, भाई L तो क्या है R के साथ में ही एक ही लाइन में है, यानी L1/L2 हो गया, लेकिन R और A है ऊपर नीचे, यानी कि यहाँ पे A2/A1 आएगा। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस होता है रो L/A,
दोनों तार समान सामग्री के हैं, पहला लोहे का तो दूसरा भी लोहे का, तो इसे तो हटा दो। तो R और L एक ही लाइन में दोनों समानुपाती हैं, तो R1/R2 का जो रेशो होगा होगा L1/L2 के। लेकिन R और A है ऊपर नीचे, अगर R1 ऊपर है तो A1 नीचे आएगा, तो हमारे पास L1/L2 दे ही रखा है, कितना है L1/L2 है 7/5, और A2/A1 चाहिए, तो बेटा A2/A1 अगर मैं यहां से निकालूंगा तो कितना आएगा, इसे पलट दो, 5/2 आएगा, 5/2, 5 से 5 कट गया, यानी कि 7:2, बीज करेक्ट आंसर। अरे वाह बहुत बढ़िया, बी बहुत सारे बच्चों ने लिख रखा है। सोनम, आर्यन, अंशु, सत्यम, सत्येंद्र, विजय, बहुत बढ़िया, अद्भुत, सही चल रहा भाई तुम्हारा मामला एकदम। एक क्वेश्चन ये आगे करवाएंगे, ये क्वेश्चन चलो ये कर लो, 2-3 क्वेश्चन है जो उन्हें बिल्कुल एंड में कराएंगे, एक ये वाला करो। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है हमारे से कि एक वैद्युत परिपथ में 10 ओम और 20 ओम प्रतिरोध के 2 लैंप समानांतर क्रम में हैं तथा 20 वोल्ट की बैटरी लगी है। यदि शक्ति, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को क्रम से पीवी, आई तथा आर द्वारा दर्शाया जाता है तो निम्न में से कौन संबंध सत्य है। यानी कि ये सब फालतू बकवास लिख रखी है उसने, वो केवल आपसे पूछना चाह रहा है कि भैया पावर का कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं मैं, पावर का कौन सा फॉर्मूला सही है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P=I²R, तो ये गलत हो गया, V²/R ये वाला ठीक है, ये I²R होता है, ये V²/R होता है। यानी ये ऊपर वाली चीजें केवल आपको बहकाने के लिए बताई हैं, उसने तो केवल ये जानना था कि पावर का कौन सा फॉर्मूला ठीक है। ये करो, थोड़ी देर पहले इस तरह की बात मैंने आपको बताई थी, देखते कौन धुरंधर करेगा पहले इसे। कह रहा है कि एक 1100 वाट इलेक्ट्रिक टोस्टर ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स कोइल। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में अगर किसी का कोई डाउट हो ना तो आप एक काम कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है अंकुर सर फिजिक्स, ये टेलीग्राम पे आप सर्च करना अंकुर सर फिजिक्स, 3-4 चैनल खुलेंगे जिसमें 32,000 बच्चों से आप ज्वाइन कर लेना, और कमेंट में ना जो लास्ट पोस्ट पड़ी होगी उसके कमेंट में आप फोटो खींच के भेज देना, लेकिन प्रॉपर फोटो, टाइप कुछ नहीं करना है, फोटो होना चाहिए। कई बार बच्चे टाइप में आधा अधूरा क्वेश्चन भेजते हैं, तो हम उससे क्या करेंगे, अगली 1-2 क्लास के बाद उसे टाइप करा के आपके डाउट ले लेंगे हम, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी के ही भेजने हैं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का किसी का डाउट है किसी बच्चे का, तो एक काम कर सकता है कि अंकुर सर फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे जाना है, और 3-4 चैनल खुलेंगे, उसमें बहुत सारे चैनल फर्जी हैं जिसमें 32,000 के आसपास बच्चे उसे ज्वाइन करना, और कमेंट में आप अपना कमेंट डाल देना, उसमें हमने अलाउ कर रखा है, तो हम उसको ले लेंगे, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो जो भी आपका डाउट बने उसे अभी दूर कर लो। तो कह रहा है कि 1100 वाट का इलेक्ट्रिक टोस्टर है, तो रेजिस्टेंस बताना है। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि पावर दे रखी है आपको कितनी, 1100 वाट की, और वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बताना है, तो हमने आपको बताया था जब पावर वोल्टेज दे रखी हो तो पावर का फॉर्मूला लगाओ V²/R, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा इससे V²/P से, तो V कितना है 220, स्क्वायर है तो 220, एक बार और आ गया 1100, 0 से 0, 0 से 0, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, तो 44 ओम आंसर आ गया, यानी कि सी ऑप्शन। समझ रहे बात को? एक कह रहा है जी डांस करके, भाई डांस से हमें आते हैं पैर वाले स्टेप, और पैर वाले स्टेप, पैर तो आपको हमारे दिख ही नहीं रहे हैं, पैर आपको दिखाई, हमने रील डाल ली है उसमें दिख रहा होगा, और इतनी बेहतरीन रील बनाई इन्होंने कि वो थोड़ा और, अभी मैंने एक लेटेस्ट जो अभी डाली है उसमें तो इन्होंने और स्लो मोशन कर दिया, उसे और बेहतरीन बना दिया, ठीक है। चलो आज जो है इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में ठीक मिलेंगे हम आपसे 9 बजे, है ना। तो कल के देखो ऐसे कुछ एक चैनल आपको दिखेगा, इसमें ना यहाँ पर डाल देना कमेंट में, तो कमेंट में डाल देना जो भी आपको फोटो वोटो होगा ना, उससे हम ले लेंगे अगले 1-2 क्लास के अंदर, ठीक। तो आप ये काम कर सकते हैं अंकुर सर फिजिक्स पे जाकर, और इसकी मैं थोड़ी देर में PDF भी डाल दूंगा जितने क्वेश्चन आज हुए हैं, बाकी हम कल करेंगे। और अपनी स्पीड से करना है ना सारा मामला, क्या है ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करने हैं, ऑप्शन का यूज कैसे करना है, स्पीड कैसे बढ़ानी है। अब जो क्वेश्चन बार बार आ रखे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन हमने वही लिए हैं, कल की क्लास में कुछ और भी लेंगे, लेकिन मेनली अब किस पे काम करेंगे, जब टाइम कम बचा हो, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार आ रखे हैं उन्हें पे स्पीड पे काम करने के लिए, ठीक है। तो कल जरूर आना सबको 9 बजे, ठीक है, एनर्जी के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय, गुड नाइट एवरीवन। आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया हमने, शायद सोने में लेट हो गया होगा आपको, उसके लिए सॉरी फिर से, बाय, थैंक यू।